परमाणु हमलों से निपटने की तैयारी। दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच एनडीआरएफ इस साल रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी और परमाणु हमलों से निपटने की तैयारी पर फोकस करेगी। एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल अतुल करवाल ने शुक्रवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दिए अपने संबोधन में यह जानकारी दी। शुक्रवार को एनडीआरएफ का 19वां स्थापना दिवस है। इस दौरान डीजी अतुल करवाल ने कहा कि साल 2014 में एनडीआरएफ रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी और परमाणु हमलों की तैयारियों और हमले की स्थिति में हालात से निपटने की तैयारी पर फोकस करेगी। डीजी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से इनकी तैयारियों के लिए नए उपकरण भी मंजूर हो गए हैं। एनडीआरएफ इंसानों और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक तत्वों से निपटने के लिए 7 विशेष हजमत वाहनों की खरीद करेगी ताकि रासायनिक, जैविक और परमाणु हमले की स्थिति से निपटा जा सके। एनडीआरएफ में जंगल की आग की घटनाओं से निपटने के लिए 3 टीमें प्रशिक्षित की गई हैं। साथ ही इनके लिए नए उपकरण भी खरीदे जा रहे हैं। अतुल करवाल ने बताया कि गृह मंत्रालय ने 8 नए रीजनल रेस्पॉन्स केंद्र बनाने की मंजूरी दे दी है। कम नहीं हुआ कोविड का खतरा। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले 1.5 महीने में तेजी से बढ़ते हुए देखे गए। 31 दिसंबर 2023 को एक दिन में सबसे अधिक 841 नए मामले सामने आए थे। इसके बाद संक्रमण में ज्यादा उछाल नहीं देखा जा रहा है। कुल सक्रिय मामलों में से अधिकांश, लगभग 92%, सेल्फ आइसोलेशन और सामान्य उपचार से ठीक हो रहे हैं। हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि दैनिक संक्रमितों के मामले अब धीरे धीरे थमने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सक्रिय मामले अब 21 दिसंबर 2023 के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। गुरुवार को देश में कोरोना के एक्टिव केस 2439 दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि देश में एक दिन में 355 नए संक्रमणों की पुष्टि की गई है और सक्रिय मामलों की संख्या अब 2331 है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कोरोना के मामलों में सुधार आ रहा है। हालांकि यहां ध्यान रखना जरूरी है कि JN1 वेरिएंट का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। देश के कई राज्य इससे प्रभावित हैं। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ये वेरिएंट कई देशों में तेजी से लोगों में संक्रमण के जोखिमों को बढ़ा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई बिल्किस बानो के दोषियों की मुसीबत। शीर्ष अदालत ने हाल ही में बिल्किस बानो मामले के दोषियों को फिर से जेल में डालने का आदेश दिया था। बाद में दोषियों ने आत्मसमर्पण के लिए और समय मांगा था। इस पर कोर्ट ने कहा कि दोषियों के द्वारा बताए गए कारणों में कोई दम नहीं है। बिल्किस बानो मामले के 11 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल अदालत ने उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिसमें दोषियों ने आत्मसमर्पण करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। दोषियों द्वारा आत्मसमर्पण करने का समय 21 जनवरी को समाप्त हो रहा है। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि दोषियों ने जो कारण बताए हैं उनमें कोई दम नहीं है। पीठ ने आगे कहा, हमने सभी के तर्कों को सुना। आवेदकों द्वारा आत्मसमर्पण को स्थगित करने और वापस जेल में रिपोर्ट करने के लिए दिए गए कारणों में कोई दम नहीं है, इसलिए अर्जियां खारिज की जाती हैं। बिल्किस बानो मामले के 5 दोषियों ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय से आत्मसमर्पण करने के लिए और समय मांगा था। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा सजा में दी गई छूट को रद्द कर दिया था। पीएम मोदी ने बोइंग के तकनीकी केंद्र का किया उद्घाटन। बोइंग का यह कैंपस 43 एकड़ में फैला है और इसे बनाने में 1600 करोड़ रुपए की लागत आई है। बोइंग का यह सेंटर अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा निवेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में अमेरिकी विमान निर्माण कंपनी बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान कर्नाटक के CM सिद्धारमैया, राज्यपाल थावरचंद गहलोत और बोइंग के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। बोइंग का यह कैंपस 43 एकड़ में फैला है और इसे बनाने में 1600 करोड़ रुपए की लागत आई है। बोइंग का यह सेंटर अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा निवेश है। बेंगलुरु के बाहरी इलाके देवनहल्ली में स्थित यह हाईटेक डिफेंस और एरोस्पेस पार्क कैंपस है। इस सेंटर से वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा उद्योग के लिए अगली पीढ़ी के आधुनिक उत्पाद और सेवाएं विकसित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की भी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश के बढ़ते विमानन क्षेत्र में
पूरे भारत से ज्यादा लड़कियों को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशल सीखने और विमानन क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा। सांसदीय बहाली मामले में कोर्ट ने लगाया जुर्माना। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल याचिका में 7 अगस्त 2023 को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए उस नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की थी, जिसके जरिए राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाई। राहुल गांधी को अभी तक आरोपों से बरी नहीं किया गया है। ऐसे में उनकी संसद सदस्यता बहाल करने वाले नोटिफिकेशन को खारिज किया जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि इसी याचिका दायर होने से न सिर्फ अदालत बल्कि रजिस्ट्री विभाग का भी कीमती समय बर्बाद होता है। इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। दरअसल मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के चलते राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर गृह मंत्रालय ने दिया राज्यों को निर्देश। गृह मंत्रालय ने सभी सरकारी कार्यालयों से तिरंगे के सम्मान के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने का भी अनुरोध किया है। गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे देश में देशभक्ति का माहौल देखा जा सकता है। अभी से सड़क किनारे, बाजारों में भारतीय ध्वज शान से लहराते दिख रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित भारत सरकार के मंत्रालयों से भारतीय ध्वज संहिता का सख्ती से पालन कराने का अनुरोध किया है। मंत्रालय ने एक पत्र जारी कर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि देश में विभिन्न आयोजनों पर जनता द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं। ऐसे में कार्यक्रम के बाद इन्हें जमीन पर न फेंका जाए। गृह मंत्रालय का कहना है कि इस तरह के झंडों को निजी तौर पर ध्वज की गरिमा के अनुरूप निपटाया जाना चाहिए। सभी सरकारी कार्यालयों से तिरंगे के सम्मान के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने का भी अनुरोध किया है। मंत्रालय ने पत्र में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए इसे सम्मान देना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सार्वभौमिक स्नेह, सम्मान और वफादारी है। विश्व कप में खेलेंगे रोहित शर्मा। कोहली के बल्ले से रन नहीं निकलने से भले ही पूर्व क्रिकेटर खुश न हो, लेकिन कप्तान रोहित उनके इरादे ने निश्चित रूप से प्रभावित है। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में T20 प्रारूप में वापसी की। इससे उन्होंने यह संकेत दे दिया है कि T20 विश्व कप की दौड़ में वह शामिल है। रोहित ने तो तीसरे T20 में शतक लगाकर विपक्षी टीमों को चेतावनी भी दे दी है। पहले 2 मैचों में खाता नहीं खोल पाने के बाद रोहित ने तीसरे T20 में 121 रन की नाबाद पारी खेली और टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान दिया। लोग उनकी फिटनेस पर सवाल करते हैं, लेकिन पूरे 20 ओवर तक बल्लेबाजी करने और 20 ओवर तक फील्डिंग करने के बाद हिटमैन ने सुपर ओवर में 2 बार बल्लेबाजी भी की थी। इतना ही नहीं, विराट ने दूसरे T20 में आत्मविश्वास से भरी छोटी मगर उपयोगी पारी खेलने के बाद तीसरे मैच में 0 पर आउट हुए थे। दूसरे मैच में विराट ने 16 गेंदों में 29 रन बनाए थे। आंध्र प्रदेश में जातिगत जनगणना की शुरुआत। आंध्र प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सभी जातियों की गणना के लिए अपनी व्यापक जातिगत जनगणना शुरू कर दी है। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री C. श्रीनिवास वेणुगोपाल कृष्ण ने बताया कि जनगणना का पहला चरण 19 जनवरी से 10 दिनों के लिए निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा, जातीय जनगणना के एक चरण में केवल 10 दिनों के लिए ही आयोजित होगी। जरूरत पड़ने पर इसे 4 से 5 दिनों के लिए आगे बढ़ाया भी जा सकता है। मंत्री ने बताया कि जनगणना के लिए वॉलंटियर प्रत्येक घर में जाएंगे। बिहार के बाद आंध्र प्रदेश जातीय जनगणना करने वाला दूसरा राज्य है। शोध में हुआ खुलासा, युवाओं में बढ़ रही कैंसर की बीमारी। हालिया रिपोर्ट्स बताते हैं
कि कम उम्र के लोगों में भी कैंसर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। विशेष तौर पर 30 से 40 की आयु वालों में कोलन कैंसर के मामले अब अधिक देखे जा रहे हैं। हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि कोलन कैंसर पहले से कहीं अधिक युवाओं, पुरुषों और महिलाओं की जान ले रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हर किसी में इसका खतरा हो सकता है। कुछ आदतें इसके जोखिम को बढ़ाती हुई देखी गई हैं। कैंसर 50 से कम उम्र के पुरुषों में सबसे घातक कैंसर है। इसी आयु वर्ग की महिलाओं में स्तन कैंसर के बाद यह दूसरा सबसे घातक कैंसर है। कोलन कैंसर की घटनाएं पिछले 2 दशकों से बढ़ रही हैं। नाव पलटने से 12 बच्चों की हुई मौत। गुजरात के वडोदरा में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। दरअसल यहां नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। अब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये हादसा हरणी लेक में हुआ है, जहां पर एक स्कूल के बच्चे घूमने के लिए आए थे। मिली जानकारी के अनुसार किसी भी बच्चे ने लाइफ जैकेट नहीं पहना हुआ था। ऐसे में हादसे के दौरान बच्चों को बच पाना एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि अभी के लिए कुछ बच्चों और टीचरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।